सोचिए कि आप एक दिन चांद को देख रहे हैं, कहीं कोई शोर नहीं है, सब कुछ सन्नाटे में है। तभी एक फ्लैश चमकता है और अगले ही एक पल में एक बहुत बड़ा सूरज जैसा चमकता हुआ रेडियो एक्टिव धूल का बवंडर उठने लगता है। फिर अगले कुछ पलों बाद आपकी आंखों से चांद ही गायब हो जाए, हमेशा के लिए। ऐसा ही कुछ सोचा गया था आज से करीब 68 साल पहले। हो सकता है कि चांद उस दिन शायद गायब ना होता, लेकिन सिर्फ ये थॉट कि चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना है, यह अपने आप में ही बहुत खतरनाक आइडिया था। मई 1958 में शिकागो की आर्मर रिसर्च फाउंडेशन की एक सीक्रेट लैब में एक मीटिंग चल रही थी। अमेरिका के 10 टॉप साइंटिस्ट की टीम के सामने एक टॉप सीक्रेट फाइल रखी जाती है। इस फाइल के ऊपर कोई नॉर्मल टाइटल नहीं था, बल्कि इस पर लिखा था एक कोड, प्रोजेक्ट A119। इस फाइल में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के जनरल्स ने साइंस की हिस्ट्री का शायद सबसे खौफनाक और सबसे पागलपन से भरा ऑर्डर की डिमांड की थी। उन्हें एक न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था, किसी हिरोशिमा या नागासाकी के लिए नहीं, बल्कि 3,84,000 किलोमीटर दूर धरती का चक्कर लगा रहे चांद के लिए। लेकिन अमेरिका को चांद को उड़ाना क्यों था? चांद पर न्यूक्लियर बम गिराना क्यों था? यह इवेंट कोल्ड वॉर के दौर की वो डार्क रियलिटी है जो कई डेकेड्स तक सीक्रेट फाइल्स में दबा रह गया। लेकिन यह घटना इतनी बड़ी थी कि अगर ये नहीं होती तो आज शायद आप नासा को वैसे नहीं देख रहे होते जैसा कि नासा आज दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को चांद को उड़ाना क्यों था, और अगर उड़ाना ही था तो पूरी प्रिपरेशन के बाद अमेरिका ने चांद पर ब्लास्ट किया क्यों नहीं? मतलब सब कुछ रेडी था, कैलकुलेशंस हो चुकी थी, टारगेट लॉक करने की कगार पर था, लेकिन फिर इस मिलिट्री फैंटेसी को अचानक कैंसिल क्यों कर दिया गया? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी एक बड़े बम धमाके से नहीं, बल्कि रेडियो ट्रांसमिशन से हुई थी। तारीख थी 4 अक्टूबर 1957। सोवियत यूनियन ने इतिहास रचते हुए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया था। यह एक बास्केटबॉल के साइज का छोटा सा एल्यूमिनियम का गोला था। यह सैटेलाइट अपने साथ एक रेडियो ट्रांसमीटर लेकर स्पेस में गया था। दुनिया भर के एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स इस सैटेलाइट से आने वाली बीप बीप की आवाज को अपने यहां पर सुन सकते थे। लेकिन अमेरिका के लिए यह बीप बीप की आवाज किसी हॉरर मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक से कम नहीं थी। रातों रात अमेरिका का यह इल्यूजन टूट गया कि वो दुनिया की इकलौती और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है। ये अमेरिका के लिए कितनी खतरनाक सिचुएशन थी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाओ कि इतिहास में इस इवेंट को स्पुतनिक क्राइसिस के नाम से भी पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम उस वक्त के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के नज़रिए से देखें इस घटना को, तो स्पुतनिक उनके लिए सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं था, वो एक डायरेक्ट काइनेटिक थ्रेट था। इस लॉन्च ने साबित कर दिया था कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को निशाना बनाने वाली तकनीक, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में यूएसएसआर ने अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और तगड़ा स्ट्रेटेजिक झटका दिया है। यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी लगभग अब यूएसएसआर की मुट्ठी में थी। अब ये दौर आपको पता है कि कोल्ड वॉर का दौर था। सोवियत की कामयाबी ने अमेरिका को झटका दिया। सोवियत यूनियन के स्पुतनिक सैटेलाइट ने उनका इल्यूजन तोड़ दिया। पेंटागन को अब इस चीज़ के जवाब के लिए एक ऐसा तमाशा चाहिए था जो आसमान की तरफ देखने वाले हर इंसान के दिमाग में अमेरिका की सुप्रीम पावर का डर पैदा कर दे। इसी आइडिया ने जन्म दिया चांद को उड़ाने की सोच को। अमेरिकन जनरल्स का एक लॉजिक बहुत सीधा और खौफनाक था। उनका लॉजिक ये था कि अगर सोवियत रूस एक लोहे के गोले को स्पेस की ऑर्बिट में सेट कर सकता है, तो वो कल को एक थर्मोन्यूक्लियर पेलोड को वॉशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क शहर तक भी पहुंचा सकता है। ये सब कुछ अज्यूम इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ये कोल्ड वॉर का दौर था, बिना आमने सामने की जंग वाली लड़ाई। कोल्ड वॉर असल में हथियारों से ज़्यादा परसेप्शन यानी धारणाओं का युद्ध था। 1950 के उस दौर में अमेरिकन सोसाइटी पर एक खास तरह का डर हावी था। यह डर था ब्रेन वॉशिंग और मास साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का। आम अमेरिकन फैमिलीज अपने बैकयार्ड में फॉल आउट सेंटर्स बना रहे थे। स्कूलों में बच्चे डक एंड कवर ड्रिल्स कर रहे थे। अमेरिकन गवर्नमेंट को लगने लगा था कि उनकी जनता स्पुतनिक के बाद डीमोरलाइज हो रही थी। डर यह भी था कि इस मानसिक कमजोरी का फायदा सोवियत प्रोपेगेंडा उठा सकता है।
स्पुतनिक के जवाब में अमेरिका ने अपना सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया था, लेकिन ये एक छोटा सा रिस्पॉन्स था। ये कोई बहुत क्रांतिकारी कदम नहीं था जिससे कि यूएसएसआर का प्रोपेगेंडा डेफिसिट जो है वो कवर हो जाए। रशिया को दिखाने के लिए यूएस मिलिट्री को कुछ ऐसा चाहिए था जो स्पुतनिक के अचीवमेंट को बौना साबित कर दे। उन्हें एक ऐसा तमाशा चाहिए था, एक ऐसा ड्रामा जो आसमान की तरफ देखने वाले हर अमेरिकन दिमाग में छा जाए। ऐसा धमाका जो अमेरिका की सुप्रीम पावर को दोबारा एस्टेब्लिश कर दे स्पुतनिक 1 यानी यूएसएसआर के सामने। ये सारी बातें इस हद तक खतरनाक थी कि जिस न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दुनिया के अंत की बातें चलती हैं, रेडिएशन की बातें चलती हैं और तबाही की तस्वीरें हमारे दिमाग में बनती हैं। 1950 के उस दौर को इसी न्यूक्लियर ऑप्टिमिज्म का दौर कहा जाता था। उस वक्त तक एटॉमिक बॉम्ब को पूरी तरह से तबाही का सबूत नहीं माना जाता था। अमेरिका में प्रोजेक्ट प्लोशेयर जैसे इनिशिएटिव्स चल रहे थे, जहां साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स ये मानते थे कि न्यूक्लियर बम असल में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक पावरफुल टूल हो सकता है। उस वक्त के कुछ टॉप साइंटिस्ट ये प्रपोज कर रहे थे कि न्यूक्लियर धमाकों का इस्तेमाल करके पनामा कनाल को और चौड़ा किया जाए, नए आर्टिफिशियल हार्बर्स यानी बंदरगाह बनाए जाए और ज़मीन के नीचे बड़े पैमाने पर माइनिंग की जाए। जब अमेरिकन गवर्नमेंट खुद अपने रेगिस्तानों और पहाड़ों का नक्शा बदलने के लिए न्यूक्लियर फायर के इस्तेमाल पर सोच रही थी, तो उनके लिए चांद जैसी बंजर जगह पर बम फोड़ना कोई बहुत बड़ा मोरल वायलेशन नहीं लग रहा था। लेकिन इस पूरे ड्रामे के पीछे सिर्फ सोवियत यूनियन का हाथ नहीं था। बंद दरवाजों के पीछे एक दूसरी ही जंग लड़ी जा रही थी, जो जंग थी अमेरिका के डिफेंस बजट की जंग। जिस टाइम पर ये सब हो रहा था उस टाइम पर नासा बना नहीं था। स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह से मिलिट्री के कंट्रोल में था। उस टाइम पर स्पेस को एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का जरिया नहीं बल्कि एक मिलिट्री थिएटर की तरह देखा जाता था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बीच स्पेस पर अपना कब्जा जमाने और बड़े बड़े बजट्स हासिल करने के लिए कंपटीशन चल रहा था। यानी कि हर कोई अमेरिका के अंदर भी स्पेस का बॉस बनना चाहता था। अमेरिकन आर्मी ने पहले ही अपना एक प्रपोजल सरकार को दे दिया था। इसे प्रोजेक्ट होराइजन कहा गया। ये $6 बिलियन का एक ऐसा भारी भरकम प्लान था जिसमें चांद पर एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाया जाना था। आर्मी के इस प्लान को देखकर एयरफोर्स थोड़ा सा सतर्क हो गई। स्पेस की इस रेस में एयरफोर्स आर्मी से पीछे नहीं रहना चाहती थी। एयरफोर्स स्पेशल वेपन सेंटर, जिसे मेजर जनरल चार्ल्स एम मैककॉर्कल लीड कर रहे थे, उन्हें एक ऐसा काउंटर प्रपोजल चाहिए था जो आर्मी के प्लान से सस्ता हो और जिसका इम्पैक्ट, उसका असर आर्मी के प्रपोजल से कहीं ज़्यादा हो। उन्हें एक तरह से चांद को अल्टीमेट मिलिट्री हाई ग्राउंड के तौर पर क्लेम करना था और यहीं से शुरुआत होती है प्रोजेक्ट A119 की। वैसे तो ये एयरफोर्स का ट्रम्प कार्ड था, लेकिन ये प्लान कितने काम का है और कितना प्रैक्टिकल है भी कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए उन्हें कुछ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी। मई 1958 में एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल लेबोरेटरीज को इग्नोर किया और शिकागो के आर्मर रिसर्च फाउंडेशन को एक टॉप सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने जानबूझकर एक सिविलियन एजेंसी को चुना ताकि इस प्रोजेक्ट पर एक एकेडमिक डिटैचमेंट का पर्दा डाला जा सके। एयरफोर्स का डायरेक्टिव क्लियर था, चांद पर क्या एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की जा सकती है और इसकी फिजिबिलिटी कितनी होगी। इस काम के लिए 10 लोगों की एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम बनाई गई। इस टीम को लीड कर रहे थे 31 साल के काबिल फिजिसिस्ट डॉक्टर लियोनार्ड राइफेल। राइफेल का काम मिलिट्री की उम्मीदों को फिजिक्स से बैलेंस करना था। मतलब उनका काम यह था समझाना आर्मी को कि आर्मी जो सोच रही है वो किस हद तक पॉसिबल है और वो काम कैसे होगा। मिलिट्री के जनरल्स शुरुआत में चाहते थे कि चांद पर एक हाइड्रोजन बम गिराया जाए ताकि बहुत बड़ा धमाका हो। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहे जाने वाले मशहूर साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर और दूसरे कई साइंटिस्ट भी न्यूक्लियर स्पेस बेस्ड आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे। उनका लॉजिक था कि वैक्यूम में न्यूक्लियर धमाके की फिजिक्स को समझना साइंस के लिए ज़रूरी है। इस तरह अमेरिकन एयरफोर्स में कई लोग थे जो ये चाहते थे कि अमेरिका चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब से विस्फोट कर दे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काम पॉसिबल था? क्या सचमुच अमेरिका के पास ऐसी टेक्निक थी जिससे चांद के पास तक बम ले जाया जा सकता? 10 साइंटिस्ट की टीम में से एक फिजिसिस्ट थे डॉक्टर राइफेल। उन्होंने अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने समझाया कि अमेरिका के पास जो ICBM रॉकेट है यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट जो हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हाइड्रोजन बम जैसा भारी पेलोड धरती की ग्रेविटी से बाहर निकाल के फिर चांद की ऑर्बिट तक लेकर जा सके। राइफेल ने एयरफोर्स को एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर किया। मिशन को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने पेलोड का वजन कम करके W-25 न्यूक्लियर फिजन वॉरहेड तक सीमित किया। ये वॉरहेड 1.7 किलो टन की यील्ड पैदा करता था। कंपेयर करने के लिए आप समझो कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था,
ये इम्पैक्ट उसके 10वें हिस्से के बराबर करता। अब ये जो 25 वॉरहेड का वजन था वो तो कम था, लेकिन इसके साथ ही एक और चैलेंज खड़ा हो गया। सवाल उठा कि इतनी कम कैपेसिटी वाले बम को अगर चांद पर गिराएंगे तो क्या वो अर्थ से दिखाई देगा? क्योंकि अगर धमाका बड़ा नहीं हुआ तो अमेरिका की सुप्रीमेसी साबित कैसे होगी? इस क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइफल ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक 24 साल के यंग डॉक्टोरल स्टूडेंट को अपनी टीम में शामिल किया। इस नौजवान की प्लेनेटरी एस्ट्रोनॉमी पर पकड़ मजबूत थी। इस लड़के का नाम था कार्ल सेगन। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, आपको मजा आएगा सुन के, कि जो कार्ल सेगन इस प्लान की इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन वाली कड़ी थे, वही बाद में न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की वकालत करने लगे थे। खैर, ये एक अलग सा फैक्ट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। स्टोरी में आगे बढ़े तो सेगन का काम था एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे कि कम ग्रेविटी और बिना एटमॉस्फेयर वाले माहौल में भी एक बड़े धुएं का गुबार उठे, इससे दुनिया को दिख सके अमेरिका का कारनामा। अब क्योंकि बॉम्ब छोटा था, इसलिए टारगेट एक इंपॉर्टेंट टूल था यह तय करने का कि यह धमाका कितना विजिबल होगा, यह विजिबल होगा भी या नहीं। क्योंकि अगर बम चांद के उस हिस्से पर गिरेगा जहां सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, तो चांद की नेचुरल रिफ्लेक्शन यानी जो एल्बिडो होता है वो उस धमाके की रोशनी को वॉश आउट कर देगी, तो धमाका नहीं दिखेगा। अगर बम चांद के अंधेरे हिस्से पर गिराया गया तो वो धमाका वैसे ही किसी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चांद का जो अंधेरा वाला हिस्सा है वो कभी नहीं दिखता। इसीलिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे थे। सेगन और एआरएफ की टीम ने एक एक्यूरेट ऑपरेशनल ज्योमेट्री भी तैयार की। वॉरहेड को लूनर टर्मिनेटर पर हिट करना था। ये वो बारीक लाइन होती है जो दिन और रात को बांटती है। यानी जब चांद घट रहा होता है उस वक्त अगर टर्मिनेटर के अंधेरे किनारे पर यह न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए तो धमाके की ताकत से चांद की धूल एक गुबार की तरह ऊपर उछलती। वैक्यूम होने की वजह से सूरज की रोशनी उस धूल पर पड़ती और एक चमकता हुआ गुबार फैल जाता। कार्ल सेगन की मैथ्स ने दिखाया कि थ्योरेटिकली इस ब्लास्ट को धरती से देखा जा सकता था। अब अगेन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, मैंने बड़ी मुश्किल में समझा, जितना समझा सकता था मैंने समझाया। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में बताना, ठीक है। 1958 के आखिर तक प्रोजेक्ट A119 एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहा था। पेपर वर्क रेडी था, कैलकुलेशंस भी हो चुकी थी जो मैंने बताई। लेकिन जब एआरएफ की टीम ने प्रोजेक्ट की गहराई में जाना शुरू किया तो उनको एक ऐसा इशू दिखा जिससे उनकी टेंशन और बढ़ गई। एक्सोबायोलॉजी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। साइंटिस्ट का कहना था कि अगर धरती से दागी गई कोई भी मिसाइल चांद पर गिरती है तो उसके साथ धरती के कीटाणु और बैक्टीरिया यानी जर्म्स भी चांद पर पहुंच सकते हैं। अब अगर चांद पर पहले से लाइफ के कोई निशान मौजूद हुए तो हमारी धरती के जर्म्स या कीटाणु उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं और शायद फिर हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि स्पेस बना कैसे। इस क्वेश्चन पर आर्मी टीम ने बॉम्ब को गैस और कई तरह के रेडिएशन का इस्तेमाल करके मशीनों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को डाउट था कि मशीनों के अंदर शायद फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे रह जाएंगे। इस एक आर्गुमेंट से आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझ आने लगा कि अगर कल को उन्होंने ये बम फोड़ दिया तो दुनिया भर के साइंटिस्ट शायद उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। फिर जनवरी 1959 में एयरफोर्स ने इस खुफिया प्लान को फाइनली रद्द कर दिया। लेकिन ये रद्द करने के पीछे की वजह साइंटिस्ट का ये वाला प्रोटेस्ट नहीं था। इसके पीछे का डर खुद वो रॉकेट था जिसे इस बॉम्ब को लेकर जाना था। 1950 के दशक में जो रॉकेट बने वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं होते थे। वो कभी भी हवा में फट सकते थे या अपना रास्ता भटक सकते थे। सोचिए, अगर अमेरिका से छोड़ा गया कोई रॉकेट जिस पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब लगा है, वो रास्ता भटक कर कहीं अमेरिका के ही किसी शहर या किसी दोस्त देश पर गिर जाए तो कितनी बड़ी तबाही होती। और अगर कहीं गलती से दुश्मन देश पर यह बॉम्ब गिर गया तो कोल्ड वॉर के दौर में क्या पता एक तीसरा वर्ल्ड वॉर ही शुरू हो जाता। इसके अलावा बॉम्ब फटने से जो खतरनाक रेडिएशन फैलता वो चांद की मिट्टी न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से कंटेमिनेट हो जाती और उस एरिया पर टेस्ट करने में कई दशक बीत जाते। इससे फ्यूचर में साइंटिस्ट चांद की मिट्टी को टेस्ट कर पाना उनको मुश्किल होता और इंसानों का वहां जाना भी खतरे से खाली नहीं रहता। इसी दौरान कई सोर्सेस में ये भी बात कही गई कि सोवियत यूनियन भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा था अमेरिका की तरह। उन्हें भी इस काम में बहुत ज़्यादा खतरा नजर आया और उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। अब यह घटना सही थी या नहीं थी, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं पता है, लेकिन एक बात तय है कि इस घटना ने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अमेरिका की सोच को बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इस पूरी घटना के बाद अमेरिकन सरकार की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी आइजनहावर। उन्होंने तय किया कि अब से अंतरिक्ष से जुड़े काम सेना नहीं करेगी। उन्होंने इसके लिए आम लोगों की एक संस्था बनाई जिसे आज पूरी दुनिया नासा के नाम से जानती है। अमेरिकी नेताओं को यह बात समझ में आ गई थी कि चांद पर बम फोड़कर दहशत फैलाने से कहीं बेहतर है कि वहां पीसफुल तरीके से इंसानों को भेजा जाए।
इससे दुनिया भर में अमेरिका का नाम ज़्यादा रोशन होगा। और यही बात बाद में अपोलो मिशन, जिसने इंसान को पहली बार चांद पर पहुंचाया, उसके जरिए सच भी साबित हुई। चांद पर बम फोड़ने का ये प्लान सालों तक खुफिया फाइल्स में दबा रहा। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये बात उस टाइम पर दुनिया को पता चलती तो शायद सेना इसे दुश्मनों को डराने का एक तरीका बताकर सही ठहराने की, लेजिटिमेट ठहराने की कोशिश करती। लेकिन जब साल 2000 में इस प्लान से जुड़े एक साइंटिस्ट ने मीडिया के सामने इसका खुलासा किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। कई जानकारों ने इस आइडिया को बेहद शर्मनाक और भयानक बताया। उस साइंटिस्ट ने भी खुद माना कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें ये सोच कर ही डर लगता है कि आर्मी ऐसा कुछ करने की सोच भी कैसे सकती है। ये कहानी मूवीज़ के उस झूठ को भी सामने लाती है जिसमें स्पेस के धमाकों को एक बड़े मशरूम जैसे धुएं के गुबार के रूप में दिखाया जाता है। असल में अगर अमेरिका ये काम कर भी लेता तो दिक्कत ये थी कि स्पेस में हवा नहीं होती, इसलिए वहाँ ऐसा कोई धुआं नहीं उठ सकता। अगर चांद पर बम फटता तो बस एक बहुत बड़ी गोल चमक दिखाई देती, जिसके बाद बम का मलबा हर तरफ बिखर जाता। मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सेगन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। 1959 में वो एक नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे। उन्होंने गलती से इस सीक्रेट प्लान की कुछ डिटेल्स लिख दी थी। इसी गलती की वजह से सालों बाद लोगों को इस प्रोजेक्ट की सच्चाई अच्छे से पता चली। जब धीरे धीरे दुनिया भर के देशों को ये बात समझ आने लगी कि अमेरिका और रूस के पास ऐसी खतरनाक तकनीक है और वो चांद पर भी परमाणु बम फोड़ सकते हैं, तो सब घबरा गए। इस डर का एक अच्छा रिजल्ट भी हुआ, ये कि दुनिया के देशों ने मिलकर कुछ कड़े नियम बनाए। ये चांद पर बम गिराने जैसे डिसीजन ना लिए जाएं, उनको लेकर ही 1963 और 1967 में ऐसे ऐतिहासिक समझौते हुए जिन्होंने अंतरिक्ष में हथियार ले जाने और वहां परमाणु टेस्ट करने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। कुल मिलाकर दोस्तों, चांद पर बम फोड़ने का ये प्लान फेल हुआ। इतिहास का एक ऐसा पन्ना है ये जो बताता है कि उस दौर में दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन इसी खौफनाक घटना की वजह से आज हमारा स्पेस हथियारों से सेफ है और फिलहाल के लिए शांत है। हालांकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चाइना ने और अमेरिका ने फिर से एक जंग छेड़ी है स्पेस को लेकर, वो देखने वाली बात है कि आगे जाकर कहाँ जाती है। बाकी आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कैनेट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।